नमस्कार, मैं उदय N24 की खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। सोनम के घर पहुंचे शिलोंग एसआईटी। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केदारनाथ में भूस्खलन 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही रायपुर में 6 साल की बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई है। कई राज्यों में मानसून की एंट्री हुई है। आगरा में सड़क हादसे 5 लोगों की मौत हुई है। फास्टैग को लेकर 15 अगस्त से नियम बदल जाएंगे। आमिर की सितारे जमीन पर फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। इसके साथ ही हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर का। तो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानासिस्कस में 3 दिन चले G7 समिट पर इसराइल और ईरान तनाव का असर देखने को मिला है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजरायल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। और एक दिन पहले ट्रंप अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए, जिसकी वजह से G7 समिट के तय एजेंडे पर भी बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का वेलकम किया और इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। तो बता दें कि मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए कनाडाई पीएम का बहुत आभारी हूँ। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने का और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। इसके साथ भारत और कनाडा के बीच हाई कमीशन को फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल आतंक के निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी की बैठक पर प्रदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत और कनाडा में जल्द ही हाई कमीशन को बहाल किया जाएगा। बिजनेस और संबंधों के सुधार के लिए जो बातचीत लंबे समय से अटकी थी, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जे म्यूंग और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जापान के प्रधानमंत्री ब्राजील और साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ ही साउथ कोरियन राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और सभी के साथ तस्वीरों में कैद पलों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर थे और इस दौरान कनाडा में आयोजित G7 समिट में उन्होंने भाग लिया, शामिल हुए। तो गेस्ट देश के तौर पर वो इस समिट में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की है। दरअसल केंद्र सरकार आगामी 15 अगस्त से फास्टैग के नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार की इस पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुल्क जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तारीख से 1 साल तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। यानी कि ये पास की जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहेगी और 3000 रुपये इसका शुल्क होगा। तो 200 यात्राएं या 1 साल जो भी पहले हो तब तक ये वैध रहेगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी शेयर करते हुए कहा कि ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप और वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सालाना पास के लिए एक्टिवेशन या रिन्यूअल के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI मॉर्थ की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंता को अंडरलाइन
करेगी और एक ही आसान ट्रांजैक्शन के जरिए टूल पेमेंट को सहज बनाएगी। तो आइए अब समझते हैं कि फास्टैग क्या है। दरअसल फास्टैग एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे टोल का पेमेंट सीधे उससे जुड़े प्रीपेड खाते से डिडक्ट किया जा सकता है या आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपका होता है और आपको नगद लेन देन के लिए रुके बिना टोल प्लाजा से गुजरने में सक्षम बनाता है। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार टोल को रिचार्ज टॉप अप करना होता है। तो इसके फायदे क्या हैं, तो ये भी आप जान लीजिए कि इसके इस्तेमाल पर ग्राहक को अपने टैग खाते में किए गए सभी लेन देन के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट मिलते हैं। ग्राहक को टोल भुगतान के लिए नकदी ले जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ग्राहक डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए अपने खाते को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक फास्टैग ग्राहक पोर्टल पर लॉगिन करके भी अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो बता दें कि बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की जो झंझट है वो खत्म होगी। तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ऐसे लोग जो बार बार फास्टैग रिचार्ज करते हैं उनके लिए एक नई सौगात आने वाली है। सिर्फ 3,000 रुपये में फास्टैग जो है वो बन पाएगा और 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके साथ ही 1 साल के साथ ही 200 जो यात्रा है वो इसमें वैलिड रहेगी, यानी कि जो भी पहले या तो समय पहले हो जाए या यात्राएं आपकी पहले हो जाएं, तो दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो बार बार नगद लेन देन के भुगतान, बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की झंझटों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो यात्रा है वो सुगम हो पाएगी। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह अपनी पत्नी गीता बसरा के साथ एक नया चैट शो शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि यह शो यूट्यूब चैनल हु इज द बॉस पर प्रसारित होगा। इसका टीजर भी जारी कर दिया गया है और इसमें उनके पहले गेस्ट भारतीय वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका होंगी, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, सुरेश रैना समेत देश के कई दिग्गज खिलाड़ी इस शो में अपनी पत्नियों के साथ पहुंचेंगे। अपने पॉडकास्ट के बारे में जानकारी साझा करते हुए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा ने बताया कि इस शो में क्रिकेट मैच नहीं बल्कि परिवार और निजी जीवन के बारे में बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शो में कोई भी बात बनावटी नहीं होगी, सब कुछ बिना किसी कट के होगा। तो हरभजन सिंह एक नया पॉडकास्ट शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होगा हु इज द बॉस। तो बता दें कि इसमें तमाम जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो इसमें गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे और अपने जीवन, इसके साथ ही तमाम उपलब्धियां, अपने संघर्ष और किस प्रकार से मैच के दौरान उनके जो मज़ेदार पल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो तमाम जो बातें करते हैं मैच के दौरान, किस प्रकार का माहौल होता है, इसके साथ ही कुछ ऐसे यादगार लम्हे मैच के दौरान के जो कि खिलाड़ियों को भावुक कर देते हैं, ऐसे तमाम बातें जो हैं वो इस शो के दौरान की जाएंगी। आमिर खान इन दिनों अपनी नई फिल्म सितारे ज़मीं पर को लेकर सुर्खियों में। फिल्म 20 जून को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म तारे ज़मीं पर का अगला भाग है और साथ ही स्पेनिश फिल्म चैंपियन के हिंदी रीमेक भी है। फिल्म का निर्देशन RS प्रसन्ना ने किया है और इसमें दर्शिल सफारी, जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म की खास बात यह है कि आमिर की मां जीनत हुसैन अपने बॉलीवुड डेब्यू से पर्दे पर आ रही हैं और पहली बार आमिर अपनी बहन निखत खान के साथ भी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि गौरी का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं दिखता। वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर अपनी बहन निखत खान और गौरी मुंबई स्थित एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस में पहुंचे हैं, जहां गौरी कार से उतरते हुए नजर आई। वहीं आमिर थोड़ी देर रुके और मीडिया को नमस्ते कहा, फिर अपनी बहन के साथ अंदर चले गए। मुख्य चर्चा आमिर की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीं को लेकर है। दर्शक जल्द ही सिनेमाघरों में फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो बता दें कि आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीं पर तारे ज़मीं की अगली कड़ी है। ये फिल्म 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो फिल्म आपको बता दें कि स्पेनिश फिल्म
चैंपियन की हिंदी रीमेक है। तो आमिर खान आपको बता दें कि साल में एक मूवी लेकर आते हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। इससे पहले उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी, जो कि आपको बता दें कि उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आमिर खान उतरने वाले हैं और इस बार उनकी जो फिल्म है वो सितारे ज़मीं पर है, जो कि तारे ज़मीं की अगली कड़ी है। तो फिल्म 20 जून को रिलीज़ होने वाली है। इसमें तमाम बॉलीवुड जो स्टार्स हैं वो इस फिल्म में नजर आएंगे। तो बता दें कि ये फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियन की हिंदी रीमेक है और फिल्म का निर्देशन RS प्रसन्ना ने किया है। बीते 20 दिनों से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में रुका मानसून आगे बढ़ गया है। 2 दिन में मानसून ने गुजरात को कवर कर लिया है और ये गुजरात से सटी राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। आज ये राजस्थान में एंट्री ले लेगा। इधर मंगलवार को मानसून ने बिहार और झारखंड में एंट्री ली। एक ही दिन में दोनों राज्यों को आधा कवर कर लेने के बाद आज मानसून के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। गुजरात में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के चलते बोटाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इधर मध्य प्रदेश में एंट्री करने के दूसरे दिन ही मानसून 19 जिलों में पहुंच गया। 25 दिनों में बस्तर में अटका मानसून आज पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लेगा। आज असम, मेघालय, ओडिशा, झारखंड, बंगाल में बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट है। 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली में मानसून से पहले की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में पानी भर गया है। तो बता दें कि बीते 20 दिनों से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में रुका हुआ मानसून अब आगे बढ़ गया है। 2 दिनों मानसून ने गुजरात को कवर कर लिया है और ये गुजरात से सटी राजस्थान की सीमाओं तक पहुंच गया है। तो आज ये राजस्थान में एंट्री ले लेगा। इधर मंगलवार को मानसून ने बिहार और झारखंड में एंट्री ली। एक दिन में दोनों राज्यों को आधा कवर कर लेने के बाद आज मानसून के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। गुजरात में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के चलते बोटाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इधर मध्य प्रदेश में एंट्री करने के दूसरे ही दिन मानसून 19 जिलों में पहुंच गया है। 25 दिनों में बस्तर में मानसून अटका है और आज पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लेगा। तो आज असम, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में मानसून से पहले की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है और कई इलाकों में पानी भी भर गया है। तो बता दें कि देश भर के 13 राज्यों में मानसून पहुंच गया है और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर उर्फ माजरा में स्थित पटाखे फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ मौके पहुंची और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां बता दें कि हरिद्वार में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर उर्फ माजरा में स्थित पटाखे फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंचे और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर उर्फ मजरा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। तो इलाके के आपको बता दें कि अफरा तफरी मच गई धमाके के बाद और इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाखों का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है।
तो हादसे के बाद घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंचे, इसके साथ ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर भीषण आग लगी है। बताया जा रहा कि ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें जोरदार धमाका हुआ। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि किन कारणों के चलते ये धमाका हुआ है, लेकिन इस धमाके में लाखों का नुकसान हुआ है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहादुराबाद थाना क्षेत्र की यह घटना है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और दमकल की गाड़ियां पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि धमाका किन कारणों के चलते हुआ, लेकिन इस धमाके से लाखों का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा के पास मारेडपल्ली के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग से नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर समेत बड़े स्तर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली के जंगल में नक्सलियों और आपको बता दें कि फोर्स के बीच मुठभेड़ जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने बड़े नक्सली लीडरों को ढेर कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो दावा किया जा रहा है कि नक्सली कमांडर गाजरला उर्फ उदय और करियाबंद में मारे गए खूंखार नक्सली चलपति की पत्नी BRL चेतन उर्फ अरुणा को ढेर कर दिया गया है। इस अभियान में अब तक 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो जानकारी के मुताबिक किंतुपुर फॉरेस्ट क्षेत्र में तड़के सुबह से नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 शीर्ष नक्सली कमांडर मार गिराए हैं। इसके साथ ही मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में गजराला और अरुणा के मारे जाने का दावा है। गजराला रवि ने 2004-05 में तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार में शांति वार्ता में शामिल हुआ था, जबकि वे पीपुल्स वार ग्रुप का हिस्सा थे। वहीं अरुणा आंध्र प्रदेश जोनल कमेटी के सदस्य थी। पुलिस का दावा है कि सुरक्षा बलों ने मारेडपल्ली और राम पचोदावरम के बीच स्थित किंतुकुरु गांव के पास 16 माओवादियों को ढेर कर दिया है। लगभग 25 मिनट तक चले गोलीबारी के बाद 3 शव बरामद किए गए। तो लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। तो पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ है। ट्रेन के 6 डिब्बे ब्लास्ट की चपेट में आके और पटरी से उतर गए। यह हादसा सिंध प्रांत के जेकोबाबाद जिले में हुआ है। यह बलूचिस्तान प्रांत की सीमा से सटा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास बम रखा हुआ था, जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह विस्फोट जेकोबाबाद में भविष्य बाजार के पास रेलवे ट्रैक के पास हुआ, जिससे जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। विस्फोट के बाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने इलाके की घेराबंदी कर दी और अधिकारी फिलहाल विस्फोट की प्रकृति की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में यह दूसरी बार है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। इससे पहले मार्च में बलूचिस्तान के बोलन इलाके में क्वेटा से पेशावर जाते समय इस पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसने ट्रेन को भी हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान चलाया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि एक साथ ट्रेन के 6 कोच पटरी से उखड़ गए। ट्रेन झटके से रुक गई। बता दें कि खबरों के मुताबिक इस हादसे में अब तक कई यात्री घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची हैं और घायलों को पास के ही अस्पताल में भेजा गया है। तो ये खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ है। ट्रेन के 6 डब्बे ब्लास्ट की चपेट में आके और पटरी से उतर गए। तो ये हादसा सिंध प्रांत के जेकोबाबाद जिले में हुआ है। यह बलूचिस्तान प्रांत की सीमा से सटा हुआ है।
दरअसल पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास बम रखा हुआ था, जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये विस्फोट जैकबाबाद में मवेशी बाजार के पास रेलवे ट्रैक के पास हुआ, जिससे जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। विस्फोट के बाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और अधिकारी फिलहाल विस्फोट की प्रकृति की जांच कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में ये दूसरी बार है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। इससे पहले मार्च में बलूचिस्तान के बोलन इलाके में क्वेटा से पेशावर जाते समय इस पर हमला किया गया था। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसने ट्रेन को भी हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान चलाया था। ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि एक साथ ट्रेन के 6 कोच पटरी से नीचे उतर गए और ट्रेन रुक गई। तो बता दें कि इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान सेना के जवान भी पहुंच गए हैं। खबर केदारनाथ से है, जहां जंगल चट्टी के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर मलबे की चपेट में 5 लोग, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। घायलों को गौरीकुंड के लिए रेफर किया गया है। SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया है। तो खबर आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां जंगल चट्टी के समीप पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं और बता दें कि मलबे की चपेट में 5 लोग आ गए हैं। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। तो घायलों को गौरीकुंड के लिए रेफर किया गया है। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया है। तो उत्तराखंड में पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं और जिसकी चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए हैं। रायपुर में 6 साल की बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि बच्ची मेडिकल स्टोर के सामने गई। कुछ सेकंड बाद उसे मेडिकल स्टोर के बाहर लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को टच किया। बोर्ड पर हाथ लगते ही वे करंट की चपेट में आके और नीचे गिर गई। CCTV वीडियो में दिख रहा है कि बोर्ड को टच करने के कुछ देर में ही बच्ची जमीन पर गिर गई। इस घटना को पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने देखा तो आसपास के लोगों को खबर दी। इसके बाद देवी मेडिकल स्टोर के संचालक ने बोर्ड के स्विच को ऑन किया। बच्ची को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेकाहारा रेफर कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।